अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक्स को। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आता है तो वो यहाँ से भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ एआई एल्गोरिदम्स। AI involves using algorithms and techniques to enable machines to perform tasks that typically require human intelligence। देखें, हमारे पास AI के अंदर बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम और टेक्निक्स हैं जो कि मशीन को इस काबिल बनाती हैं कि वो ह्यूमन की तरह ह्यूमन की तरह जो है वो बिहेव करे। ह्यूमन सिमुलेशन को इस्तेमाल करना एक मशीन के अंदर, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना एक मशीन के अंदर, यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उसके एल्गोरिदम्स भी सारे इसी बेस पे बनते हैं। उसके अंदर जो हम एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली इसीलिए करते हैं। एक्चुअली हम लोगों का टॉपिक का जो मकसद है ना वो ये है कि हम लोगों ने ऐसी चीज़ बनानी है जिसके अंदर हम एआई के एल्गोरिदम्स को यूज़ कर सकें और एआई के एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकें। किस लिए? कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करें। अब वो कैसे होता है वो जरा देखिएगा। दो तरह के हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एआई एल्गोरिदम्स। एक ऐसा एल्गोरिदम, फिर बता दूं एल्गोरिदम क्या होता है जिनको एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ स्टेप्स की लिस्ट होती है जो किसी एक पर्टिकुलर एक खास प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एआई एल्गोरिदम क्या होगा? जो एआई के कामों को, एक ऐसा एल्गोरिदम जो एआई के कामों को करने में काम करेगा, हमारी हेल्प करेगा। और एआई क्या करता है उसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि वो ह्यूमन की सिमुलेशन ढूंढता है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ढूंढता है। तो यहां पर लिखा हुआ था ना, टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि हम लोगों ने एआई एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करना है मशीन को इस काबिल बनाने के लिए कि जो मशीन जिसको रिक्वायर है क्या चीज? ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर है वो काम हम मशीन से करेंगे। उस मशीन के तमाम प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स हमने बनानी है, जो उसके लिए हमने प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं, उसके लिए हम लोग ये वाले एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। एक है एक्सप्लेनेबल या व्हाइट बॉक्स एल्गोरिथम और दूसरा है अनएक्सप्लेनेबल ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम। यहां पर आप व्हाइट बॉक्स से मुराद ले लें जैसे कि ट्रांसपेरेंट। हमारे पास ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो ट्रांसपेरेंट है, और ब्लैक बॉक्स यानी कि आप समझ लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखें, कहा जाता है कि एक्सप्लेनेबल जो व्हाइट बॉक्स एल्गोरिथम्स होते हैं ना, इनकी जो वर्किंग होती है ना, इनका जो डिसीजन मेकिंग का तरीकाकार होता है, प्रेडिक्शंस देने का जो तरीकाकार होता है, वो सारा एक आम एक मशीन को सारा समझ में आ रहा होता है, और एक किसी भी यूजर के लिए उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना वो अंडरस्टैंडेबल होता है, आप उसको आसानी से समझ सकते हो। जबकि ब्लैक बॉक्स जो है ना, जो अनएक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम है, ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके लिए आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, इनपुट दोगे, आउटपुट हासिल कर लोगे, लेकिन वो सेंटर में प्रोसेसिंग का अमल कैसे हुआ है ये आपको नहीं पता होता। तो हम लोगों ने इन दोनों की कैटेगरीज को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। एक्सप्लेनेबल में हम डिसीजन ट्री को डिस्कस करेंगे, लीनियर रिग्रेशन, ये देखिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये तीनों को हम लोगों ने पढ़ना है। किसके अंदर? एक्सप्लेनेबल यानी कि व्हाइट बॉक्स के अंदर। अनएक्सप्लेनेबल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स को, वो हमारा ये रहा न्यूरल नेटवर्क। ठीक है जी, आप उसकी हेडिंग देख लीजिएगा। खैर, वेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, जहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका ट्रांसपेरेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसको बोलेंगे व्हाइट बॉक्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक टीचर है ना, क्लास के अंदर जिस तरह से वो जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, वो जो भी स्टेप्स परफॉर्म करता है, आपको वो हर चीज को साथ साथ लेके चल रहा होता है, समझा रहा होता है, गाइड दे रहा होता है। तो उसमें आपको हर चीज की समझ आ रही होती है, वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करता है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। आपके लिए सारी चीजें साफ आपके सामने होती है, बेपर्दा। उसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स। जबकि अनएक्सप्लेनेबल में आप एग्जांपल ले लें एक मजिशियन की, कि जैसे एक मजिशियन है ना, मजिशियन क्या करता है? वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है एंटरटेन करने के लिए, कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है, ठीक है जी, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसिंग वो कैसे करता है, वो काम किस तरह से करता है, उसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो आपने को इस तरह से इसको याद रखने की कोशिश करनी है। एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम जो होते हैं हमारे पास और भी बहुत सारे, ये नहीं कि सिर्फ ये तो बहुत ही बेसिक लेवल पर इस्तेमाल होते हैं तीन, क्योंकि आपका डेफिनेटली 9th ग्रेड है, उस लेवल पर यही चलेगा, लीनियर रिग्रेशन, रूल बेस्ड सिस्टम्स या डिसीजन ट्री। लेकिन डिसीजन ट्री जो है ना वो एक ट्री की तरह काम करता है। ये मशीन लर्निंग का एक मॉडल है। मशीन लर्निंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसके मुताबिक फिर वो बिहेव करता है और हमें डिसीजन लेकर देता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल है कौन? डिसीजन ट्री। इसमें हमने एक ट्री तरह की ना, ट्री की टाइप की, ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया किसी भी चीज का डिसीजन करने के लिए। देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं कि जी अगर लेट्स से हम शुरू करते हैं यहां से, ये ट्री का ना रूट है, ये ट्री का क्या है? एक रूट, ठीक है, जहां से एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहां से आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपने कहा जी कोई भी चीज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास सामने, फिजिकल ऑब्जेक्ट, हैज फीदर्स,
यानी कि उसके ऊपर जो है वो जैसे जिस्म के ऊपर बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, हम उसको बोलते हैं फीदर्स। यहाँ पर हैज फीदर्स, अगर तो है यस ट्रू, मैं यहाँ पे यस और नो कर देता हूं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, यस और नो। अगर तो है तो फिर हम लोगों ने एक अगला क्वेश्चन किया, यानी कि जब हम इस रूट से अगले हिस्से पे आए, आप समझ लीजिए ये पेरेंट है और ये उसके दो चाइल्ड हैं, यहां से दो चाइल्ड निकल रहे हैं, ठीक है, इसको चाइल्ड कह लें, इसको ब्रांच कह लें, दोनों ठीक है। यहां पर हम लोगों ने फर्दर क्या किया, एक क्वेश्चन राइज किया उसी से रिलेटेड, उसी नॉलेज से रिलेटेड। हमने कहा कि अगर उसके अंदर उसके फीदर्स हैं बॉडी पे तो फिर देखो कि क्या वो फ्लाई कर सकता है। हमने डिसीजन क्या करना है कि हम लोगों ने ना ये देखना है कि जी एक हमारे पास जो भी एक ऑब्जेक्ट है ना, सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता वो जानवर है या परिंदा है, हॉक है, पेंगुइन है, डॉल्फिन है या बियर है, मुझे नहीं पता। अब मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ जी मुझे बताओ क्या उसके ऊपर फीदर्स हैं, जाकर देख के आओ। वो कहता है सर यस उसके ऊपर फेदर्स हैं। तो फिर हमने पूछा क्या वो फ्लाई कर सकता है, आपने देखा कि वो फ्लाई कर रहा था। अगर वो डेफिनेटली वो फ्लाई कर रहा है तो वो कोई भी बर्ड का आप नाम दे दे, जैसे कि मैंने उड़ने वाले परिंदे में किसी का भी नाम दे दिया, मैंने हॉक कह दिया, भाई आप कुछ भी यहाँ पे लिख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है, आप किसी भी परिंदे का बर्ड का नाम लिख सकते हो। फिर इसके अलावा अगर मैंने कहा जी कि ये फ्लाई नहीं कर सकता, कैन नॉट फ्लाई, तो फिर हम लोगों ने क्या बोला कि डेफिनेटली अगर फीदर्स हैं बॉडी पे लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता तो उसका मतलब है पेंगुइन। वो क्या है, पेंगुइन है। नेक्स्ट नंबर 2 पे दूसरा ऑप्शन क्या था कि जी अगर वो लेट्स से उसके ऊपर उसके वो फीदर्स नहीं है बल्कि उसकी बॉडी पे ना फिन्स हैं। आपने देखा था ना, आप देखते हो कभी कोई ऐसी फिश जिसके ऊपर फिन्स बने होता है, वो एक अपर पोर्शन होता है जो आपको समंदर से बाहर नजर आता है इस तरह से, ठीक है जी, वो ये हिस्सा उसको हम फिन्स कहते हैं। अब हमने कहा कि जी क्या उसके फिन्स हैं, अगर तो यस तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जी, अब यहाँ पे देखें ना, अगर तो कैन फ्लाई यस तो हॉक है, अगर नो तो हम लोगों ने कहा जी पेंगुइन है। अगर हमने कहा जी हैज फिन्स है तो हम लोगों ने डिसीजन कर दिया जी वो डॉल्फिन है, और अगर नहीं है तो लेट्स से हम लोगों ने कह दिया बेर, आप कोई और भी जानवर का नाम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये मेरे पास जो नोड्स है ना एंड वाले, इनको हम बोलते हैं लीफ नोड। ट्री के कॉन्सेप्ट में इनको क्या कहा जाता है, लीफ नोड। लीफ आमतौर पे कहते हैं पत्ते को। तो देखें जी ये पत्ते हैं, ये लीफ नोड है, जिनसे आगे उस दरख्त की कोई पहचान नहीं है, उसके आगे कोई उसकी लिमिट नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि उससे आगे दरख्त ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि ये आखिरी हद है, ये लीफ नोड्स हैं। यहां पर ये हमने डिसीजन मेकिंग करनी थी, हमने कहना था कि इन चारों में से कोई एक चीज हमने सेलेक्ट करनी थी, तो वो हम लोगों ने इन दो क्वेश्चंस की बेस पे किया। जहां से मैंने शुरू किया दैट इज रूट, और जहां पे मैंने फर्दर एक क्वेश्चन किया वो ब्रांच या चाइल्ड था। तो ये बेसिकली डिसीजन ट्री होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने एआई एल्गोरिथम के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको सिंपल, हम अगर शुरू करें स्टार्ट से, तो मैंने कहा कि जी आप देखिए उस ऑब्जेक्ट की 4 टांगे हैं, उसने कहा जी यस है, क्या वो उड़ सकता है, नो, तो फिर इसका मतलब है कि वो कोई जानवर है। लेट से 2 की बात कर रहे थे, चले 4 की बात नहीं करते। तो आपने आसान लफ्जों में क्या करना है कि आपने हर एक पैटर्न को आस्ते आस्ते से आगे लेकर चल रहे हैं, नॉलेज को कनेक्ट करते करते आपने अपनी फाइनल प्रेडिक्शन देनी है। मैं यहाँ पे हॉक की जगह पे कोई भी परिंदा लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे बियर की जगह पे कोई भी जानवर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे डॉल्फिन की जगह पे कोई और भी किसी और तरह की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा जो है वो हमारा आबी जानवर की जिसके ऊपर जानदार, जिसके ऊपर फिन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब बात समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 क्वांटिटीज के दरमियान के रिलेशन को देखते हैं। 2 क्वांटिटीज के दरमियान में हमने जब रिलेशनशिप को डिस्कस करना होता है तो हम लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारी बुक के अकॉर्डिंगली जो एग्जाम्पल है उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी जो कि डेफिनेटली मैटर करते हैं, जो कि आप डेफिनेटली अपना असर और सूख रखते हैं किस चीज के ऊपर, ग्रेड्स के ऊपर। भाई डेफिनेटली अगर आपके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी थोड़े हैं तो आपकी ग्रेड ज्यादा है, और अगर थोड़े हैं, और अगर आपके आवर्स ऑफ स्टडी ज्यादा होंगे तो ग्रेड्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लीनियर रिग्रेशन का प्रॉपर फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसका एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, और ये 2 चीजों के 2 क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टडी और ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जी कि एक तरफ है हमारे पास लेट्स से इनकम है, या आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक दिन की सेल है और उस सेल की बेस पे हमने बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है, हमने ये बताना है। या फिर मैं उसकी कुछ चंद एक दिनों की सेल रिकॉर्ड हासिल करने की बेस पर, या सेल रिकॉर्ड हासिल करके मैं ये बता सकूं कि वो आगे फर्दर कितनी जो है वो इनकम जनरेट कर सकता है। तो इस तरह से आपने कहीं पे भी जहां पर आपके पास 2 चीजें हैं, जहां पर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज है, 2 क्वांटिटीज है, उनके दरमियान में आपने रिलेशन को बताना हो तो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। एंड द लास्ट वन इज रूल बेस्ड सिस्टम, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट है, रूल बेस्ड सिस्टम्स, जिसमें हम लोग इफ एल्स की कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल में उसने बोला कि इफ
अगर लेट्स से हम लोग कोई ऐसा मॉडल बनाना है, कोई ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है कि जो जब ऑब्स्टेकल को अपने सामने डिटेक्ट करेगा ना, तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर से वहां से स्पीड अपनी कम कर लेगी। या एक रनर है, हम एक गेम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें एक रनर है, एक ऑब्जेक्ट भाग रहा है, तो जैसे ही उसने अपने सामने ऑब्स्टेकल को क्या किया, डिटेक्ट किया, तो उसी वक्त उसने क्या कर दिया, जंप कर दिया। तो मैंने यहाँ पर नोटेशन क्या लिखी, इफ एल्स की, इफ ऑब्स्टेकल देन जंप। तो मैंने क्या किया, इसमें डिसीजन मेकिंग कर ली इफ एल्स की, राइट। एंड द लास्ट वन इज अनएक्सप्लेनेबल। इसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, हम लोगों ने इनके बारे में पहले से कुछ प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। न्यूरल नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम लोगों ने डीप लर्निंग को इस्तेमाल करना होता है, मशीन लर्निंग नहीं बल्कि डीप लर्निंग, और ये उसका एक स्पेशल काइंड है मशीन लर्निंग का, जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। देखिए इसके अंदर ना, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ये खास करके ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उससे इंस्पायर होके इसके इन्वेंटर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अंदर हम नोड्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये सारे क्या है, हमारे पास नोड्स हैं। ये हिस्सा जो है ना हमारा, ये हिस्सा, अब यहां पर देखिएगा, ये हमारी इनपुट लेयर है जहां पर रॉ डाटा को हासिल किया जाएगा। हासिल करने के बाद यहां पर अगर उसका आंसर दिया जाएगा तो सर फिर ये दरमियान में क्या है, देखिए जी, ये आर्बिट्रेरी किसी भी नंबर की, ये यानी कि ये लेयर्स हो सकती हैं, ये एक लेयर है, ये दो लेयर है, ये तीन लेयर है, ये तीनों हिडन लेयर्स हैं। इनके ऊपर कंप्यूटेशन होती है, इनके ऊपर कैलकुलेशंस होती हैं, कंपैरिजंस होते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है, थिंकिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, आपको नहीं पता लेकिन कैसे हो रही है। इसमें तो ट्रांसपेरेंट था ना भाई, एक्सप्लेनेबल में तो आपने ही देखा, ये सारा फ्लो आपके सामने है, इसमें कहीं पे भी कोई चीज ढकी छुपी नहीं थी। लीनियर रिग्रेशन में दो चीजों के दरमियान में आप लोगों ने क्या करना है जी, कंपैरिजन करना। आपके पास दोनों का डाटा होगा, डेफिनेटली आप कर लोगे। और अगर हम बात करें रूल बेस्ड सिस्टम की, इसमें हम इफ एल्स की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हमारे पास सारा डाटा सामने गिवन होता है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स में आपने रॉ डाटा दिया है, बिखरा हुआ डाटा दिया है, यानी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट की ना पिक्चर दी है एक मशीन को, मैंने कहा इसको डिटेक्ट करो, बताओ ये कैट है ये डॉग है, तो वो क्या करेगा, वो उसके पैटर्न्स को आस्ते आस्ते से ऑब्जर्व करना, रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा जी, उसके पिक्सेल्स की वैल्यू को ढूंढेगा, कलरिंग को सिलेक्ट करेगा। कलरिंग के बाद नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है जी, वो उसके क्या करता है, कैट के और डॉग के दोनों में डेफिनेटली ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा नोज का डिफरेंस है, आईज का डिफरेंस है, तो वो हर चीज उसके मुताबिक क्या करता जाएगा, पैटर्न बाय पैटर्न क्या करता जाएगा, चीजों को ऑब्जर्व करता जाएगा और अपने रिजल्ट्स बनाता जाएगा। उसको जिस सपोर्ट में ज्यादा आंसर मिलेगा उसके मुताबिक वो आंसर अपना डिक्लेयर कर देगा, प्रेडिक्शन दे देगा, रिजल्ट बता देगा, या जो भी उसको कहा गया था करने को, एक एल्गोरिथम उस तरीके से अपना आंसर प्रोवाइड कर देगा। दैट इज द वे कि जिस तरीके से हम न्यूरल नेटवर्क से आंसर निकालते हैं। अब यहां पर देखें ना, ये लाइनिंग, ये जो डॉट लाइंस, इसका क्या मतलब है भाई, इस नोड ने क्या करना है, इस नोड से भी कांटेक्ट करना है, इस नोड से भी कांटेक्ट करना है, इस नोड से भी कांटेक्ट करना है। यहाँ पर डाटा उसने प्रोवाइड कर दिया। अब ये क्या करते हैं, अगर यहाँ से लेट से आंसर निकल रहा है तो ठीक है जी, ये एक ही साइड से होता है, वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज अगर इसको नॉलेज फर्दर चाहिए उस चीज के बारे में, तो वो आगे फर्दर किसी दूसरे नोड से भी कांटेक्ट करेगा, यहाँ से भी डाटा गैदर करेगा। और ये टू वे है, यहाँ पे मैंने एरो कहीं पे भी लगाया हुआ, इस वन वे जो है डायरेक्शंस नहीं है कि एक ही तरफ से आपने जाना रिजल्ट बता देना, नो, ये आपस में किसी भी तरह से कॉन्टेक्टेड है। नोड्स जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो मैसेज को, पैगाम को, डाटा को एक जगह से, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर नोड्स का भी यही काम होता है कि ये आपस में डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, डाटा को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहां पर भी किसी नोड को डाटा चाहिए होगा, यहाँ से चाहिए होगा, यहाँ से चाहिए होगा, इसको यहाँ से चाहिए या यहाँ से चाहिए, या इस वाले को यहाँ से या यहाँ से चाहिए, उसके मुताबिक वो डाटा को गेन करेगा और अपना रिजल्ट बनाएगा और फाइनल प्रेडिक्शन देगा आउटपुट लेयर के थ्रू। वी हैव टोटल 3 लेयर्स, इनपुट, आउटपुट लेयर एंड हिडन लेयर। और हिडन लेयर में हमारे पास फर्दर बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ नोड जो हैं वो भी ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेयर जो हैं वो 2, 3, 4, 5, एक भी हो सकती है अगर सिंपलेस्ट होगा। तो ये बेसिकली आपका आज का टॉपिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।